जी तो अस्सलाम वालेकुम। हम लास्ट टाइम स्टूडेंट टी टेस्ट के ऊपर थे, जो कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की ही एक टाइप है। और उसके हमने 3 केसेस पढ़े थे, जिसमें से पहला केस हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि टी टेस्ट हम उस वक्त कैसे अप्लाई करेंगे जब हमें ट्रू वैल्यू का इल्म हो। उसी स्टूडेंट टी टेस्ट का आज दूसरा केस हम ले रहे हैं। और दूसरे केस में आप क्या कर रहे हैं कि टी टेस्ट हम उस वक्त कैसे अप्लाई करें जब हम दो डेटा सेट्स के मीन्स को आपस में कंपेयर करना चाह रहे हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं है, लेकिन हम दो डेटा सेट्स के मीन्स को आपस में क्या करना चाह रहे हैं, कंपैरिजन देना चाह रहे हैं। और दो डेटा सेट्स में से यकीनन एक आपका नया मेथड होगा और एक आपका स्टैंडर्ड मेथड होगा। तो स्टैंडर्ड मेथड से जो डेटा आया उसका मीन और नए मेथड का जो डेटा था उसका मीन, उन दोनों को हम कंपैरिजन से अगर गुजार रहे हैं, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज केस नंबर 2, द टी टेस्ट कंपेयरिंग द मीन्स ऑफ टू डेटा सेट्स। अच्छा, जब हम मीन को कंपेयर करते हैं तो मीन हम निकालते कैसे? हम सबको पता है कि मीन हम मेजरमेंट्स के ज़रिए से ही निकालते हैं, यानी जो हमारे डेटा पॉइंट्स होते हैं उसी के ज़रिए से हम मीन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो जो रीडिंग्स होती हैं आप उनको चूँकि रेप्लिकेट्स कहते हैं, तो इसका मकसद ये है कि हम यहाँ पर मीन को कंपेयर करने का मकसद ये है कि हम यहाँ पर मेजरमेंट्स को या रेप्लिकेट्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। और फिर अगेन टी टेस्ट का फार्मूला लगा के ये फैसला करेंगे कि दोनों मेथड्स के अंदर कुछ खास फ़र्क है या कुछ खास फ़र्क नहीं, यानी दोनों डेटास के जो मीन हैं वो उसमें डिफरेंस ज़्यादा है या नहीं। और अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इग्नोर किया जा सकता है, तो इसका मकसद ये होता है कि आपका नया मेथड भी ठीक है। और अगर इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसका मकसद ये है कि आपका जो न्यू मेथड है इट इज़ नॉट राइट समहाउ। तो जिसमें हम क्या करते हैं, नए मेथड को जाके दोबारा से रिव्यू करते हैं। अब जब आप दोनों के डेटास को कंपेयर करेंगे तो अगेन हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले तो टी की वैल्यू चाहिए होगी, टी वैल्यू निकालनी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टी कैलकुलेटेड, यानी जो हम अपने डेटास को लेके कैलकुलेट करेंगे। नाउ दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज टी कैलकुलेटेड। अच्छा, लास्ट टाइम जो केस नंबर 1 हमने पढ़ा था उसके अंदर हमारे पास टी का फार्मूला मुख्तलिफ था, यानी टी निकालने का। और इस केस के अंदर हमारे पास टी का फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। और यकीनन तीसरा जो केस है उसमें भी टी का फार्मूला हमारे पास मुख्तलिफ होगा, क्योंकि तीनों केसेस की अप्रोच एक जैसी नहीं है बल्कि डिफरेंट है। पहले हमें ट्रू वैल्यू हमें पता थी, इस वाले केस में हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता। आगे वाले केस में आप डिफरेंसेस को लेकर निकाल रहे होते हैं, तो डिफरेंटली तीनों फार्मूलाज ठीक है क्या हो जाएंगे, मुख्तलिफ होते चले जाएंगे। इस केस में जहाँ पर आप दो मीन्स को कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ पर हम t की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फार्मूला याद रखेंगे। सो फार्मूला क्या है, t और प्लस माइनस आप यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि t की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। और माइनस में होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं, कि माइनस के साइन को नहीं गिनते। सो इट इज इक्वल्स टू x1 बार माइनस x2 बार एंड देन डिवाइडेड बाय sp। एंड देन आगे जब आप जाएंगे, सो देयर इज रूट, और रूट के अंदर हमारे पास n1 मल्टीप्लाई बाय n2 एंड देन डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास है n1 एंड प्लस n2. So this is how the formula of t becomes, that plus minus t is equals to x1 bar minus x2 bar divided by sp and under root n1 multiply by n2 and divided by n1 plus n2. अब अगर इस फार्मूले को आप देखेंगे तो इस फार्मूले के अंदर हमारे पास x1 बार से मुराद तो मीन है, यानी एक डेटा का मीन, और x2 बार से मुराद हमारे पास दूसरे डेटा का मीन है। और रूट के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, n1 से मुराद एक डेटा की ऑब्जर्वेशन है, n2 से मुराद दूसरे डेटा की ऑब्जर्वेशन हमारे पास है। सिमिलरली नीचे जब आप दोनों को प्लस कर रहे हैं तब भी हमारे पास दोनों डेटा सेट्स की ऑब्जर्वेशंस हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n1 से मुराद पहला मेथड होगा आपका, या जो भी आपने तसव्वुर कर लिया है,
N2 से मुराद आपका सेकंड मेथड होगा। इसमें आप किसी को भी 1 या 2 ले सकते हैं। इसमें देयर इज नो एज सच कंपैरिजन कि आपने इसी को 1 उठाना है। आप अपने मेथड को भी 1 उठा सकते हैं और स्टैंडर्ड मेथड को भी आप 1 के तौर पे ले सकते हैं। तो x1 बार से मुराद एक डेटा का मीन होगा, x2 बार से मुराद दूसरे डेटा का मीन होगा। सो जिसको भी आप 1 ले रहे हैं उसमें से सेकंड वाले के मीन को करेंगे माइनस। ठीक, अच्छा एक फैक्टर हमारे पास यहाँ पर नया है विच इज कॉल्ड एज एसपी, जो कि आपने पीछे नहीं पढ़ा। एसपी से मुराद क्या है? एसपी हम किसको बोलते हैं? एसपी इज कॉल्ड एज पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, सो फार्मूला के अंदर बाकी तमाम फैक्टर्स के बारे में तो हम जानते हैं कि ये दोनों मीन हैं दोनों डेटा के। n1 से मुराद नंबर ऑफ रीडिंग्स या ऑब्जर्वेशंस या डेटा पॉइंट्स है एक मेथड के, n2 से मुराद दूसरे के हैं डेटा पॉइंट्स। एसपी जो है वो इज अ न्यू थिंग फॉर यू बिकॉज एसपी के बारे में हमने पीछे कहीं पर भी डिस्कस नहीं किया है, जो कि इसी फार्मूले का हिस्सा है। एसपी को हम बोलते हैं पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, कैसे पढ़ेंगे इसको? पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, एसपी या पूल्ड एसडी हम निकालते तो हैं, उसका यकीनन फार्मूला है, लेकिन इसका मकसद हमारे पास क्या होता है? देखिए, एक तो ये होता है कि जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो तो एक अलग बात हो गई। समटाइम्स क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एस निकाल रहे हैं जिसको हम एस टी बोलते हैं, और एस हमें बहुत अच्छा आंसर नहीं दे रहा, मीन्स एस हमें इज नॉट गिविंग अ गुड आंसर, तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम कहते हैं कि हम चूंकि क्यों ना पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करें। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके जो सैंपल्स हैं जो आपने एनालिसिस किया, उस एनालिसिस को अगर आप डिफरेंट डेज पे कर रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल वही सेम काम मैंने आज भी किया, वही सेम काम मैं कल भी कर रहा हूँ। जो मैंने आज किया काम मेरे पास एक डेटा आया होगा, वही काम अगर मैं कल भी कर रहा हूँ तो भी मेरे पास एक डेटा आया होगा, तो ये 2 डेटाज हो गए। या वही काम अगर मैं तीसरे दिन भी करके देख रहा हूँ, वही एनालिसिस, तो मेरे पास एक और डेटा आ जाएगा। तो ऑल टुगेदर मेरे पास कितने हो गए? 1, 2 एंड 3 डेटाज आ गए। अब उन तमाम डेटास को कंपेयर करके हम एसटी कैसे निकालें? सो उस वक्त जब एसडी हम निकाल रहे होते हैं तो उस एसडी को हम क्या बोलते हैं? पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। या सेकंड बात क्या है कि आप क्या करें, थोड़ा बहुत सैंपल की कॉम्पोजिशन को चेंज करके एनालिसिस करें, यानी जो सैंपल आपने पहले दिन उठाया है उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ आप दूसरे दिन उठा लें, उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ आप तीसरे दिन उठा लें। तो सैंपल कॉम्पोजिशन को अगर आप स्लाइटली चेंज करते जाएंगे तो भी हमारे पास एक दिन डेटा कुछ और आएगा, दूसरे दिन डेटा कुछ और आएगा, और तीसरे दिन डेटा हमारे पास चेंज आएगा। सो उन तमाम डेटास को आप कैसे कंपाइल करके एक आंसर निकालें या एस की वैल्यू निकालें, तो वहां पर भी हम एस नहीं निकालते, बल्कि वहां पर हम क्या निकालते हैं? एसपी या पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। सो बेसिकली 2 केसेस हैं कि नंबर 1 कि इट इज बेटर to do same analysis on different days. ठीक, and second thing कि it is also better to change the composition of sample, to change the composition of a sample slightly. ठीक, सो 2 केसेस हो गए कि आप एक ही एनालिसिस को अगर डिफरेंट डेज पे जाकर कर रहे हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ डेटाज आएंगे। सेकेंड थिंग, अगर आप सैंपल की कॉम्पोजिशन को चेंज करके कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो भी हमारे पास डिफरेंट डेटाज आएंगे। अब इन डिफरेंट डेटाज को कैसे हम कंबाइन करके एक एसडी निकालें, तो उसका तरीका हमें कौन बताता है? पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। यानी क्या बोल रहा है
कि ऐसे केसेस के अंदर जहां पर आप एक काम को बार बार कर रहे हैं, डिफरेंट डेज पे कर रहे हैं या कॉम्पोजिशन को चेंज करके कर रहे हैं, तो वहां पर आप क्या निकालेंगे, फिर वहां पर फिर आप निकालेंगे पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। वहां पे फिर आप एस नहीं निकालेंगे कि हम सिंगल 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 एस निकालें, क्योंकि वहां पर आपको एक जवाब चाहिए होगा इसका। तो जब एक जवाब आपको चाहिए होगा तो बेटर ऑप्शन क्या होगा कि आप फिर वहां पे क्या फाइंड आउट करें, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करके प्रिसिशन को चेक करें या पता करें। सो इस केसेस के अंदर हम एस के बजाय, यानी इस केसेस में एस इज नॉट द ऑप्शन। इन केसेस के अंदर जहां पर हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि मुख्तलिफ डेज के ऊपर जाके सेम सैंपल को एनालाइज कर रहे हैं या कंपोजिशन को चेंज करके कर रहे हैं, तो फिर वहां पर एस पी इज अ गुड चॉइस। तो फिर हम वहां पर क्या निकालते हैं, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। ठीक, अब एसपी या पूल्ड एसडी हम कैसे निकालें? एसपी का फार्मूला है जो कि ऑलमोस्ट एस से ही ड्राई हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली आपको करनी होगी, यानी आपको जमा करना होगा चीजों को यहाँ पर। कैसे? फॉर एग्जांपल देखिए, समेशन, फॉर एग्जांपल आपके पास दो डेटा सेट्स हैं, यानी आपने फॉर एग्जांपल एक आज किया एनालिसिस और एक आपने कल किया। सो जैसे एस के फार्मूले में ऊपर होता है समेशन xi माइनस एक्स बार स्क्वायर, वैसे यहाँ भी है, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली यहाँ पे क्या करेंगे कि चूंकि ये आपका पहला डेटा होगा तो इसके नीचे आप समेशन के साइन नीचे आप लिखेंगे सेट वन। क्या लिखेंगे आप? सेट वन ऑन द साइन ऑफ द समेशन एंड देन प्लस, अगर आपके पास वैसे ही दूसरा डेटा है तो फिर आप क्या लिखेंगे? सेट टू। सो सेट टू अगेन xi माइनस एक्स बार स्क्वायर। सो जैसे हम इसके फार्मूला में लिखते हैं कि आप डेविएशंस के स्क्वायर के सम को ऊपर लिखते हैं, तो अब आप क्या करेंगे कि जो आपका पहला डेटा सेट से उसके डेविएशंस के स्क्वायर को सम को भी लिखेंगे ऊपर, दूसरे वाले डेटा सेट को भी लिखेंगे, जैसे हम इसमें भी लिखते हैं। लेकिन चूंकि इसमें सिंगल सिंगल होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि 2 या 3 डेटाज होंगे तो आपको प्लस करना होगा। और नीचे हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, पीछे हम पढ़ते हैं n-1, लेकिन चूंकि अब हमारे पास डेटा सेट्स हैं 2, तो दोनों को कैसे करेंगे आप यहाँ पर जमा या कंपाइल कैसे करेंगे? सो n1 से मुराद पहले डेटा सेट्स की हो जाएंगी और n2 से मुराद दूसरे डेटा सेट्स की हो जाएंगी। इन दोनों को करेंगे प्लस और अब माइनस करेंगे 2 को। ठीक, सो ये वैसे ही आया कि जैसे हम करते हैं ना कि n1 माइनस 1 ये एक का हो गया और n2 माइनस 1 ये दूसरे का हो गया, तो n1 और n2 को आपने प्लस किया और 1 और 1 कितने हो गए? 1 और 1 हो गए 2। सो n1 प्लस n2 यानी दोनों नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को जमा करके उसमें से 2 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सो इस तरह से आपने बेसिकली एसडी को ही आप पूल्ड एसडी के अंदर क्या कर रहे हैं? समराइज कर रहे हैं, सम अप कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो नीचे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपने दोनों को मिलाकर लिखा, इसलिए आपने -1 की जगह किया -2, क्योंकि आपके पास 2 डेटा सेट्स हैं। और अगर 3 होंगे तो फिर क्या करेंगे आप? फिर 3 में से माइनस करेंगे। सो ऊपर जैसे हम एसडी का टेबल बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आप टेबल्स बनाएंगे इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। पहले टेबल में यानी पहले डेटा से आपका ये आ जाएगा, दूसरे डेटा से आपका ये आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले डेटा की कुछ भी हो यहाँ पर लिखेंगे, दूसरे की कुछ भी हो यहाँ पर लिखेंगे और दोनों को जमा करके माइनस क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एसपी। उसके बाद आसान है काम हमारे पास, फिर टी की वैल्यू निकालेंगे, पहले का मीन पुट करेंगे, दूसरे का मीन पुट करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक, नीचे एसपी की वैल्यू जो आप यहाँ से निकाल चुके होंगे उसको पुटअप करेंगे। उसके बाद अंडर रूट पहले डेटा की ऑब्जर्वेशन दूसरे की दोनों करेंगे मल्टीप्लाई, नीचे जाके दोनों करेंगे प्लस, दोनों करेंगे फिर डिवाइड, डिवाइड के बाद लेंगे रूट, रूट को फिर इस वाले पूरे हिस्से से क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? टी कैलकुलेटर। और फैसला वैसे ही करेंगे जो हमने शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। कैसे? कि अगर ऐसा हो जाए कि टी कैलकुलेटेड इज लेस देन टी टेबल, तो इसका मकसद क्या है? नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। इसका मकसद ये है कि आपका मेथड या नया मेथड भी काबिल कबूल है। और अगर ऐसा हो जाए
कि टी कैलकुलेटेड बड़ा है और टेबल वाली वैल्यू छोटी है, तो फिर इसका मकसद क्या होता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, देयर इज, यानी इतना फर्क है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. सो देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यू कैन राइट लाइक दैट. ठीक, इफ टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी टेबल. सो इन दोनों केसेस के अंदर आप इस तरह से टी की कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल कर डिसाइड करेंगे, जो कि हमने पीछे भी इस पे बात कर चुके हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट द सेकंड केस ऑफ ए स्टूडेंट टी टेस्ट. लेक्चर नंबर 7 के अगले ही पार्ट में हम इसी केस को लेकर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि स्टूडेंट टी टेस्ट का जो दूसरा केस है उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. और तरीका वही है कि जब भी आप सॉल्व कर रहे होंगे, पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा दोनों डेटा का, उसके बाद आपको एसपी निकालनी होगी, उसके बाद आप टी की वैल्यू निकालेंगे और फिर आप टेबल वाली वैल्यू से जाके कंपेयर करके फैसला करेंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट पार्ट नंबर 1 फ्रॉम द लेक्चर नंबर 7. कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.